हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में DECE 3 की जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम देखेंगे। इसमें 6 प्रश्न मैंने पहले वीडियो में करवा दिए, ये कुछ अब हैं। एक्चुअली काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना वो करवाइए, तो वो मैंने उनके आंसर्स तैयार कर लिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि जैसे आपको ये इम्पोर्टेंट प्रश्न के उत्तर लिख के दिखा रही हूँ ना, तो इसी तरह समझाऊँ ताकि आप लोग अगर नोट करना हो आपको या फिर पढ़ना हो तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आपको वो कल शाम तक 2021 वाला जो फैब वाला है वो क्वेश्चन पेपर सोल्व कर दूंगी, और उसके बाद में नेक्स्ट 2-3 पेपर है वो डाल दूंगी। तो आप वो चीज़ की टेंशन मत लीजिए। और उनमें जो पेपर है ना उन्हीं में से मैंने जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनाए ना, तो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में से ही हैं। ठीक है, तो उसमें से 2-4 प्रश्न उत्तर तो इसमें वैसे ही कवर हो जाएंगे। तो देखिए, पहला हमारा प्रारंभिक बाल विकास में अंतःक्षेप का तर्काधार बताइए। तो इसका आंसर है प्रारंभिक बाल विकास के दौरान अंतःक्षेप के तर्काधार निम्नलिखित है। प्रारंभिक बाल विकास का मतलब हो गया जैसे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण यानी कि जो सुविधाएं जो आंगनबाड़ी के अंतर्गत दी जाती है ना, वो क्यों जरूरी होती हैं, ये पूछा गया है हमसे। क्यों जरूरी होती हैं, उसमें अंतःक्षेप क्यों करना जरूरी होता है। तो इसके ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे पहला है गरीबी व इसके परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक आर्थिक अभाव जो होते हैं उनसे बच्चे के जो शुरू के प्रारंभिक निर्णायक वर्ष होते हैं ना, जिसमें बच्चे का विकास अच्छे से होता है, तो उसमें बच्चा अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। बच्चे को कुछ कमी होती है तो इसलिए ये बच्चे अपनी जो उनकी क्षमता होती है ना उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाते और उनका सही विकास नहीं कर पाते अपना वे। और इन जो परिवारों में जो महिलाएं होती हैं तो उनको भी क्या अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, पैसे कमाने के लिए काम पे जाना पड़ता है। तो इनके जो बच्चे होते हैं है ना, वो या तो उनको साथ लेके जाना पड़ता है, तो उसमें भी दिक्कत होती है। बच्चे को वहाँ पे संभाले तो ध्यान तो बच्चे में ही रहेगा, या फिर बच्चों को छोड़ना पड़ता है, बड़े बच्चों के सहारे छोड़ना पड़ता है। तो बड़े बच्चों की जो शिक्षा होती है, बड़े बच्चों के ऊपर समझो एक तरह से बाहर आ गया है, उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। उन्हें खुद का जीवन बचपन जीने के बजाय बच्चे अपने छोटे बहन भाई को संभाल रहे हैं ना, ये सब करना पड़ता है। इसलिए इनके बच्चों की जो देखभाल, स्वास्थ्य संबंधी जो ज़रूरतें हैं, उनकी शिक्षा, इन सब के लिए अंतःक्षेप के रूप में ECC कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो अभी ये दूसरा इसका तर्काधार हो गया। बच्चे के 6 से 8 वर्ष के जो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होते हैं ना, इसमें बच्चे का विकास तेज गति से होता है। यानी कि बच्चा जो बच्चे के शुरू के वर्ष है उसमें वो सबसे तेज गति से बढ़ता है। और इस समय बच्चे का सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावात्मक सारे विकास इसी टाइम पे बच्चे के डेवलप होते हैं। इसलिए इस टाइम अगर इनको सही प्रशिक्षण मिल जाएगा, इनको अच्छे से पोषण मिलेगा और प्रेरणा दी जाएगी, उत्प्रेरक मिलेंगे, तो इससे क्या है, इनको अच्छे से बच्चों का विकास सही होगा। तो उनको समृद्ध भौतिक व मनोवैज्ञानिक परिवेश मिलेगा। तो बच्चों के परिवेश नहीं मिलेगा तो बच्चों को क्या दिक्कत हो सकती है, बच्चों का विकास सही नहीं होगा। बच्चे आगे जाके बच्चे जब बड़े होंगे ना तो उनको कोई दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी शायद बाद में भरपाई भी ना की जा सके उन अभावों की। इसलिए बच्चों को अनुकूल स्थितियाँ मिलनी चाहिए और वो स्थितियाँ ऐसी हों कि बच्चों का विकास अच्छे से और बच्चे को प्रोत्साहित करें, ताकि बच्चा इसी समय बाद के वर्षों के विकास की जो नींव होती है ना वो जो हम रखेंगे, तो उससे बच्चे का विकास सही गति से और बच्चा आगे जाके एक सफल वयस्क के रूप में बढ़ा हो। तो इसलिए भी प्रारंभिक बाल विकास के अंतःक्षेप है ना वो जरूरी हो गया है बाल विकास में। नेक्स्ट, ये इसलिए जरूरी है कि बच्चों को प्यार व स्नेहपूर्ण देखभाल की जरूरत होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको ये बच्चे हैं इसलिए इनकी ज़रूरत है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चे हैं इसलिए ये इनका ना राइट है, इनका अधिकार होता है इन बच्चों का। उनकी ज़रूरत तो होती है, बट क्या है, ज़रूरत के साथ साथ बच्चे होने की वजह से इनका ये अधिकार भी है, ताकि इनको अपनी क्षमता से सही से पूरी क्षमता विकसित करने का अवसर मिल पाए। नेक्स्ट, ये किस लिए ज़रूरी है कि इस बात के निरंतर प्रमाण मिले हैं कि बाल विकास अंतःक्षेप का प्रभावशाली क्षेत्र है। इससे बच्चों का जो अभाव चक्र का मतलब हो गया, बच्चे को कोई जैसे निर्णायक अवधियों में कोई प्रॉब्लम, दिक्कत हो गई, उससे आगे जाके बच्चे को कोई जैसे गंभीर समस्या हो सकती है, तो ये अभाव चक्र, तो इसे तोड़ सकते हैं, इसे तोड़ा जा सकता है। प्रारंभिक जो संपूर्ण विश्व में बाल विकास या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा कार्यक्रमों द्वारा पता चलता है कि जो ये बाल विकास के अंतःक्षेप है ना, इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट, ये इसलिए जरूरी है कि अच्छे से अच्छे परिवार जो होते हैं, फैमिलीज होती है, तो बच्चों को क्या
हम वो सब इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं दे पाते हैं कि जो बच्चे को एक केंद्र में मिल पाए हैं और बच्चों के साथ मिल पाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर पे बच्चे हैं, अब आपके पास बच्चा है, वो खेलेगा, अब खेलने के लिए वो पार्क जाएगा, पार्क में 2 4 5 बच्चों के साथ खेलेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा अब घर में रहेगा। घर में हम बच्चे को कितना क्या क्या दे सकते हैं खेलने के लिए, हम खिलौने जितने चाहे खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, लेकिन जो बच्चा सामाजिकरण सीखेगा वो तो और बच्चों के साथ ही सीख सकता है ना, बांटने की चीजें बांटना सीखेगा, है ना, सहयोग की भावना जो बच्चे में होती है वो भी दूसरों के साथ सीखेगा, दोस्त बनाना, ये सारी चीजें वो अकेला नहीं सीख सकता है। तो ये भी उसे जो प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र होते हैं ना वहीं जाके सीखता है। जैसे कि बच्चे को सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं कि जिसे बच्चों की संगति नहीं मिलती जो कि एक शालापुर केंद्र में मिलती है, जैसे कि सबके साथ मिलके खेलना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, सामूहिक क्रियाकलाप करना, मिलकर काम करना, ये सारी चीजें केंद्र में बच्चे सार्वभौमिक मूल्य जो सहानुभूति, समानुभूति, सद्भावना, ये आराम से ग्रहण कर पाते हैं, जो कि शायद हम हमारे घर पे बच्चों को कितना भी सिखा दें ये थोड़ा बहुत रह जाता है। नेक्स्ट क्या है, कई परिवारों में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि जो औरतें होते हैं काम पे जा रही होती हैं ना, ये इन्हीं कार्यक्रम के अंतर्गत जो चलाए जा रहे हैं उनके लिए आय उत्पादक जो कार्यक्रम है वहां पे जाती हैं। तो अगर साथ में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल होगा तो क्या है, उसमें बच्चे आराम से रह पाएंगे, वो स्त्रियां काम करेंगी या फिर नए कौशल सीखेंगी, और बच्चे वहां पे बाल देखभाल केंद्र में आराम से रहेंगे, और जो बच्चे हैं उनको भी लाभ होगा और जो स्त्रियां उनको भी लाभ होगा, और इस वजह से उनकी जो पारिवारिक जो स्थिति है ना, जो आर्थिक स्थिति वो भी मजबूत होगी। तो ये सब तरह से ही अच्छा है। नेक्स्ट है कि आज के समय में कोई भी देश है सामाजिक न्याय, मानवाधिकार व समानता की अवहेलना, समानता के मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकता है। जैसे किसी देश में बच्चे होते हैं, बच्चों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर बच्चों की समानता मिल रही है नहीं मिल रही है, इसका पता ना हम इसी चीज से लगा सकते हैं कि बच्चों को प्रारंभिक वर्षों में देखभाल व शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं ना, इसी चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जैसे अगर किसी देश में जैसे कि दक्षिण एशियाई देश है, वहां पे क्या लड़कियों को लड़कों से थोड़ा निम्न कोटि का माना जाता है, उनको बाल देखभाल अंतक्षेप अगर वहां पे होगा तो क्या लड़कियों को भी लाभ होगा, तो ये भी इसलिए भी ये जरूरी है। नेक्स्ट है, आजकल संयुक्त परिवार बहुत कम हो गए हैं, इसलिए क्या अकेले माता पिता को बच्चे को साथ ही रहना पड़ता है ना, औरतें भी कमाने जाती है, आदमी भी कमाने जाता है, तो ऐसे में अगर कार्य क्षेत्र के आसपास ही ये बाल देखभाल केंद्र होंगे या प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास जो कार्यक्रम होंगे ना, तो ये जरूरी है, इनमें निवेश करना जरूरी हो गया है। तो ये भी इसलिए भी ये जरूरी हो गया है, बाल जो देखभाल अंतक्षेप है ना जरूरी हो गया है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक वर्षों में बाल विकास में योगदान से बच्चे जो होते हैं ना वो उनकी वृद्धि उत्पादक वयस्क के रूप में होती है, यानी कि बच्चे क्या है आगे सकारात्मक विकास होता है बच्चों का, आगे जाके उत्पादक मतलब कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं और बच्चे व्यावसायिक बनते हैं इससे, है ना, ऐसे उत्पादक वयस्क के रूप में होते हैं। घर पर बच्चे की देखभाल के लिए बड़े बच्चे या वयस्क रहते हैं, वे अपनी शिक्षा के काम पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि क्या उसे संभालने के लिए अब उन्हें घर पे रहना पड़ता है ना, वो काम पे जा सकता है, अगर बच्चे हैं वो पढ़ने नहीं जा सकते तो उन लोगों को भी लाभ होगा इससे। बच्चों की प्रारंभिक देखभाल में किया गया योगदान व निवेश बच्चे के अच्छे जीवन या भावी जीवन पर दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं, इसलिए क्या है प्रारंभिक देखभाल के अंतक्षेप जरूरी हो गए हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बच्चों को लेबल करने के क्या प्रभाव है, हमें बच्चों को लेबल करने के प्रभाव बताने हैं, लेबल करने के क्या प्रभाव होते हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर है, बच्चों को लेबल करने के क्या प्रभाव है, जो विशेष बच्चे होते हैं उनके साथ काम करने वाले व्यावसायिक व जो चिकित्सक होते हैं ना, वो जैसे बच्चे सीखने में अक्षम, गंभीर रूप से मंदबुद्धि, स्वलीन, सस्तम, शारीरिक रूप से विकलांग, अल्पतम मस्तिष्क दुष्क्रिया, प्रमस्तिष्क संस्तंभ, अंधता, है ना, ये चीजें क्या ऐसे शब्द बोलते हैं ये लोग क्या करते हैं, और फिर हम लोग क्या इनका अर्थ तो समझते नहीं है। अब हमने ये समझ लिया कि अल्पतम मस्तिष्क दुष्क्रिया, अब हमें इससे क्या मतलब है, मस्तिष्क दुष्क्रिया, अब हम अपनी तरफ से दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि इसका तो दिमाग खराब है ना, ये पागल है, बस इतना सा हम पूरा इसका मतलब अब अल्पतम को भी ना पढ़ेंगे बिल्कुल भी, है ना, इसका मतलब जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये समझ लेंगे कि बच्चे का मस्तिष्क से संबंधी कोई बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, ये तो पागल है ना, उस हल्का फुल्का पागल है, कोई थोड़ी बहुत समस्या, हम इस पे ध्यान नहीं देते, तो क्या करते हैं
इन शब्दों के अर्थ हमें पता नहीं रहता, लेकिन जिनका अर्थ पता होता है उसके हिसाब से इन चीज़ों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। इसलिए हमारे मन में अपंग व्यक्ति की ऐसी छवि बन जाती है जो विशेष उनकी शारीरिक बनावट और विशेष व्यवहार करता है, जो कि देखने में ना अच्छा भी नहीं लगता है, इस तरह से इस पे अलग ही दिखता है सबसे। हमारी ये धारणाएं प्रतिकूल प्रभाव डालती है बच्चों पे, जो ऐसे लोगों में नकारात्मक प्रभाव डालती है। लोगों का एक समूह लेबलिंग के खिलाफ है, तो कई लोग कहते हैं कि लेबलिंग जरूरी है। तो यहाँ पे इसके पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है लेबलिंग के। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। पहला है नकारात्मक प्रभाव, हम देखेंगे। लेबलिंग से क्या होता है कि बच्चे अपने आप को अलग थलग मानने लग जाते हैं, अपने आप को अलग ही सोचने लग जाते हैं। जैसे हम सभी सामान्य रहेंगे कि हम सब चाहते हैं कि हम नॉर्मल दिखें, नॉर्मल रहें, तो बच्चा वो स्पेशल चाइल्ड भी ऐसा ही चाहता है, बहुत कोशिश करता है अपनी तरफ से, लेकिन क्या उसमें वो कमी है, इस वजह से थोड़ा सा लगेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर उसे कोई भी स्पेशल नाम से पुकारेंगे तो उस बच्चे को फील होने लग जाता है कि मैं इनसे अलग हूँ। उसमें बच्चे में हीन भावना तक आ सकती है, उसे अयोग्य सुनना पड़ता है। इससे उसमें जो आत्मविश्वास होता है ना, वो कम हो जाता है, और बच्चे फिर जैसे कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है, फिर वो बच्चे कार्य करने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। एक बार जैसे बच्चे के साथ ये लेबल जुड़ जाए ना, तो जीवन भर भी चिपक जाते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसे सुनने से संबंधित कोई बीमारी थी, ठीक है, लेकिन स्वर्ण यंत्र की मदद से सुनने लगा, लेकिन क्या अब हम फिर भी उसे बहरा ही बोलेंगे क्या, और ठप्पा लग गया उसके ऊपर। इन नामों से बच्चों को शर्म आने लग जाती है, और कई बार बच्चों के साथ परिवारों का भी मजाक बन जाता है। अध्यापक व अभिभावक जो होते हैं वे भी बच्चों के लेबल को देख के इनसे ना अपेक्षा नहीं रखते। उन्हें लगता है अच्छा इसे सुनेगा नहीं तो कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन क्या करते हैं, अच्छा ये तो बहरा है, तो क्या करेंगे, इसको सुने ना सुने कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते। तो ये भी गलत है। तो इस वजह से इसके नकारात्मक प्रभाव हैं जो कि बच्चे के लिए सही नहीं होते। अभी इसके सकारात्मक प्रभाव भी हैं। कुछ सकारात्मक प्रभाव में ऐसे बता सकते हैं हम कि जो लेबल करते हैं स्पेशल चाइल्ड को, तो वो उन बच्चों से संबंध जो पेशेवर आम भाषा ना, इसके द्वारा एक दूसरे की हम बात समझा सकते हैं कि हमें पता चल जाएगा। जैसे हमें पता है कि किसी को सुन नहीं सक रहा ना, तो हम थोड़ा सा जोर से बोलने की कोशिश करेंगे, और यह तब संभव है जब लेबल सही हो और कईयों की सहमति से दिया होगा, यानी कि बच्चे को सही लेबल देना हो, ताकि वही प्रॉब्लम से संबंधित हम सॉल्यूशन भी ढूंढे। ऐसे बच्चों को ऐसे इलाज की जरूरत होती है, वह इसके साथ कैसे अंतक्षेप करना है, इसमें लेबल सहायता करता है। जैसे कि अगर हम पता है कि बच्चे को स्वर्ण दोष है, तो हम उससे बात करते समय ना थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, उसे आगे बिठाएंगे, हम सहायक स्वर्ण यंत्र सामग्रियों का प्रयोग करेंगे उसके लिए। ऐसे विशेष लोगों की जरूरतें आम लोगों को स्पष्ट हो जाती हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा सीडीपीओ के कार्य क्या है, और उसके बाद है पर्यवेक्षक के कार्य क्या है। हमें सीडीपीओ और पर्यवेक्षक दोनों के कार्य बताने हैं। तो सीडीपीओ के कार्य, सीडीपीओ कौन है, सीडीपीओ आंगनबाड़ी का जो बाल विकास पदाधिकारी है उसे सीडीपीओ कहा जाता है, यानी कि आंगनबाड़ी का बाल विकास पदाधिकारी होता है, उसे शॉर्ट में हम सीडीपीओ कहते हैं। एक परिवार में एक परियोजना जो होती है उसमें 1 लाख की आबादी और 100 आंगनबाड़ियां आती हैं। प्रत्येक परियोजना में एक अधिकारी होता है, और इसी अधिकारी को बाल विकास अधिकारी या सीडीपीओ कहा जाता है। इसके जो कार्य होते हैं वो परियोजना प्रारंभ करता है। इसके कार्य मेन यही होते हैं कि परियोजना प्रारंभ करवाना होता है। अभी कैसे प्रारंभ करवाता है, पहला गांव के अंदर ना नेता व विशिष्ट व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है। सीडीपीओ या जो होता है ना, वो पहले पर्यवेक्षक के साथ मिलता है, और पर्यवेक्षक के साथ मिलके परियोजना क्षेत्र का नक्शा बनाता है। फिर उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरपंच, पंचायत के सदस्य और स्पेशल जो व्यक्ति, वहाँ के बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं ना, उनसे संपर्क करते हैं। फिर उनको कार्यक्रम जो कार्यक्रम के लाभ है उनके बारे में समझाएंगे। जैसे कि हम जो कार्यक्रम यहाँ पे शुरू करेंगे, देखिए उसमें गर्भावस्था के दौरान माताओं को पूरक आहार मिलेगा, देखभाल करेंगे यहाँ पे ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो माताओं का। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्यक्रम से माता शिशुओं की मृत्यु दर कम होगी इस हमारे कार्यक्रम से। फिर हम उन्हें बताएंगे कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए बच्चों का टीकाकरण होगा यहाँ पे, ताकि क्या बच्चे अपंगता व बीमारियों से बच सकें। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाएगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा, और बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए उनको पूरक आहार दिया जाएगा व उनका वृद्धि अन्वेषण भी किया जाएगा। तो ये सब बातें वो उन लोगों को बताएंगे, कन्वेंस करेंगे कि इससे हम यहाँ पे ये प्रोग्राम चलाएंगे जिसमें ये चीज करवाएंगे। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, उन समुदाय के साथ बैठक का आयोजन करेंगे, उन लोगों स्पेशल लोगों से मिलेंगे, फिर उन लोगों से कहेंगे अच्छा फला फला दिन
बैठक आयोजित करनी है। तो सीडीपीओ जो होता है वो पर्यवेक्षक के साथ ग्राम प्रधान की मदद से गांव के जो और लोग होते हैं ना, समुदाय, उसके साथ बैठकों की व्यवस्था करते हैं, ताकि उन समुदाय को जो आईसीडीएस जो उन्होंने कार्यक्रम चला रहे उसके लाभ सेवाओं के बारे में बता सके और उनको शामिल होने के लिए उनसे अनुरोध कर सके। उसके बाद वो क्या करता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों का चयन भी करता है सीडीपीओ। सीडीपीओ इन्हीं बैठकों में समुदाय के साथ मिलकर उनमें से ही किसी को कार्यकर्ता या सहायक चुनता है। अब कार्यकर्ता ऐसा होना चाहिए जो गांव से हो, शैक्षिक योग्यता उसकी 8वीं कक्षा तक हो या इससे ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर कई जगह क्या होता है, शैक्षिक योग्यता कम होती है लोगों की, 8वीं तक भी अगर पढ़े लिखे लोग ना हो ना, तो उससे कम हो तो भी चला महिला जैसे उससे 8वीं से कम पढ़ी लिखी हो तो भी चल जाएगा। तो वो ऐसी स्त्रियां चुनी जा सकती हैं कार्यकर्ता या जो सहायक होते हैं उनके लिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों का प्रशिक्षण भी सीडीपीओ के अंतर्गत ही आता है। सीडीपीओ के अंतर्गत ही इन कार्यकर्ताओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक प्रशिक्षण केंद्र होता है AWTC, वहां पे भेजा जाता है। वहां पे सहायकों का प्रशिक्षण 10 दिन का होता है और 2 साल के बाद इनको दोबारा पुनः जो चर्या प्रशिक्षण होता है ना उसके लिए दोबारा भेजा जाता है, जो कि ये कार्यकर्ता होते हैं 2 हफ्ते और सहायकों का 1 हफ्ते का होता है। ये सब के सब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायकों का प्रशिक्षण सीडीपीओ करवाता है। अभी नेक्स्ट हमारा था पर्यवेक्षक के कार्य बताने या फिर पर्यवेक्षक की विशेषताएं पूछे, वो भी एक ही बात है। पर्यवेक्षक का मतलब है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक एक ही चीज है। पर्यवेक्षक वह व्यक्ति होता है जो अपने अधीनस्थों व उनके कामों का पर्यवेक्षण करे। वह उत्पादन को नियंत्रित करता है, संगठन की योजनाओं को समुचित रूप से क्रियान्वित या कार्यान्वित करता है तथा कर्मचारियों को अनुशासित व निष्ठावान बनाने के प्रयास करता है ताकि वे अधिक श्रम से कार्य कर सके। अभी पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर उसकी विशेषताएं क्या क्या है, वो क्या क्या कार्य करता है। पहले उसकी विशेषता निर्णय ले पाना। अच्छा पर्यवेक्षक परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। जो कार्यकर्ता अनुशासनहीन होता है या सहयोग नहीं करता तो उसे अनुशासित करने के लिए सही समय पे सही निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जो कि एक अच्छे पर्यवेक्षक में होनी चाहिए और एक होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो गलत व्यवहार कर रहा है या फिर सही से काम नहीं कर रहा तो चलो कोई नहीं, ऐसे नहीं करना। सही टाइम पे गलत काम कर रहा है, तुमने सही काम नहीं किया ना, ये चीज इस टाइम पूरी होनी चाहिए, नहीं की तो करो, सही टाइम पे सही निर्णय ले। अनुशासनहीनता जो होती है ना उसे बर्दाश्त नहीं करता। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण में लचीलापन होना चाहिए। सभी लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं तो उनके व्यवहार व कार्य भी अलग अलग होते हैं, इसलिए अच्छे पर्यवेक्षक अनुभव के साथ ऐसा बर्ताव करना खुद ही सीख जाते हैं कि वे व्यक्तिगत तो जो भिन्नता मतभेद होते हैं ना उनमें समायोजन कर पाए। यानी कि जो काम करने वाले लोग होते हैं तो समझ जाते हैं कि इसने काम किया, इतना इतना क्यों किया है ना, ऐसे क्यों किया, पूरा क्यों नहीं हुआ है, तो ये सब वो समझ जाता है, काम करके उसे आदत हो जाती है। नेक्स्ट है संप्रेषण संबंधी अच्छे कौशल। अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए उनके साथ अच्छे से बात की जानी चाहिए। अच्छे पर्यवेक्षक में जो होता है ना उसमें लिखित और मौखिक जो संप्रेषण है ना उसकी अच्छी योग्यता होनी चाहिए ताकि वह अपनी बात व संदेश अच्छे से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सके। नेक्स्ट है जिम्मेदारी लेने की तत्परता। वैसे तो कार्य जो होता है ना वो जो सुपरवाइजर उसके अधीनस्थ कर्मचारी कर रहे होते हैं, लेकिन क्या निर्धारित कार्य की जिम्मेदारी पर्यवेक्षक पे ही होती है, कि करवाना तो पर्यवेक्षक को ही है। एक अच्छा पर्यवेक्षक अपने अधीन कार्यकर्ताओं के कार्य की और स्वयं अपने कार्य की जिम्मेदारी लेने को तत्पर रहते हैं। तो ये एक उनका कार्य हो गया। मानव व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि। अन्य लोगों से कार्य करवाने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल की जरूरत होती है कि जैसे कार्य में कोई गलती कमी रह जाए तो उसे खोजना व समाधान करना। अच्छा जो पर्यवेक्षक होते हैं जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते या कोई काम नहीं करते। जैसे किसी कार्यकर्ता ने किसी काम के लिए मना कर दिया तो वो ऐसे ये नहीं करते कि अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे, या गुस्सा हो जाए या फिर उसे निकाल दे या फिर झगड़ा करे या फिर कह दे मत कर। नहीं, वो क्या करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्यों नहीं कर रहे और इस नहीं होगा तो इसका समाधान खोजते हैं। तो ये उनमें एक विशेषता होती है। नेक्स्ट समानुभूति उत्पन्न करने की योग्यता। ये सभी के साथ समानुभूति के साथ काम करते हैं। इनको जब अच्छे से ये सबको समझने लग जाते हैं ताकि कभी उनको सही काम ना, जैसे सही काम नहीं कर रहे हो ना तो उनको डांटे है ना, या कभी उनकी प्रशंसा करे तो उससे क्या है उन लोगों को पता चलेगा कि अच्छा ये पर्यवेक्षक हमें डांट रहा है तो क्यों डांट रहा है ना, वो समझेंगे। ऐसे नहीं कि अच्छा ये बॉस तो बेकार है डांट रहा है हमें, क्या वो सब लोगों के साथ इतने अच्छे संबंध बना लेते हैं। तो ये इसकी विशेषताएं हैं कुछ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जो संचार की, ये देखिए संचार की बच्चे से बच्चे की कार्यनीति या फिर महिला से महिला की कार्यनीति के बारे में हमें बताना है।
पहले संचार की बच्चे से बच्चे की कार्यनीति। चाइल्ड टू चाइल्ड कार्यनीति का मतलब है कुछ बच्चों को हम प्रशिक्षित करेंगे, उसके प्रशिक्षण के बाद उन बच्चों द्वारा दूसरे बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए उनकी सहायता प्राप्त करते हैं हम, क्योंकि बच्चे शिक्षकों के साथ बात करने में ना थोड़े झिझकते हैं, पर क्या एक दूसरे बच्चे से वो खुल के बातचीत करते हैं। अब इसके उद्देश्य क्या है इस कार्यनीति के? विभिन्न शहरों नगरों या देशों में जब माँ काम पे जाती है तो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी बड़े बच्चों को सौंप देती है, या अगर जैसे घर पे ही माँ काम में कुछ कर रही हो तो छोटे बहन भाई होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी बड़े बहन भाई को करनी पड़ती है, उनको नहलाना खिलाना बहलाना है ना, ये सब उन्हीं को करना पड़ता है। इसलिए उनके साथ उनको ये सब करने के उचित ढंग सिखा दें हम, तो बच्चे के स्वास्थ्य स्तर व विकास में परिवर्तन आ सकता है। अतः इस नीति का उद्देश्य बड़े बच्चों को शिक्षित करना तथा उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे अच्छी आदतें व जीवन के सही मूल्य ग्रहण करें, व इन्हीं को देखभाल के दौरान अपने छोटे भाई बहनों को भी प्रेषित करें। इन बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी निरोधक व निवारक उपाय बताए जाते हैं ताकि ये बच्चे जल्दी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना सीखने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहते हैं, तत्पर रहते हैं और अपनी उत्सुकता के कारण नए नए प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी निवारक व निरोधक उपाय सीखते हैं जिससे उनमें सामर्थ्य की भावना का विकास होता है, वह आत्मविश्वास आत्महत्व की भावना बढ़ती है बच्चे में। बच्चों की आदतें अभी क्या पक्की नहीं हुई होती हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं, इसलिए वे मुक्त विचार नई बातें आराम से ग्रहण कर लेते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए जो ये बच्चे क्या अध्यापक के समान होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहन की बात ना ज़्यादा मानते हैं, उनसे ज़्यादा सीखते हैं। जैसे खेल के द्वारा सूचना ज्ञान अन्य कौशल ये सारी चीज़ें बच्चे बड़े बच्चों से खुश होकर आराम से जल्दी सीखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में सीखी गई आदतें बच्चों के मन में जीवन भर के लिए बैठ जाती है, जो कि भावी अभिभावकों के रूप में अच्छी आदतें अच्छे मूल्य व अच्छे वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्या है, बच्चे एक दूसरे के जो विचार और अभिवृत्तियां होती है ना इनके प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं। इससे बच्चे एक दूसरे की जो बातें होती है ना बच्चे को सिखाने में आसानी होती है। बच्चे परिवारों तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम है, अतः उनके द्वारा माता पिता को समझाकर उनकी अभिवृत्तियों में बदलाव भी ला सकते हैं। तो ये इस नीति की विशेषताएं होगी। अब इस नीति में हमारी क्या भूमिका है माता पिता की, या फिर जो शालापुर केंद्र के कार्यकर्ता थे उनकी क्या भूमिका इसके अंदर होगी। तो हम बच्चों में स्वयं सहायता कौशल अर्जित करने में मदद कर सकते हैं, ताकि वे अपने इन चीज़ों का प्रयोग करके अपने व परिवारजनों के बीमार होने पे उनका प्रयोग कर उनकी सहायता कर सकते हैं। जैसे कि उनको पौष्टिक भोजन बनाना, पौधे उगाना, भिन्न भिन्न रोगों के कारण बताना, बचाव करना, हम ये बता सकते हैं। कहानी, नाटक, कठपुतली के खेल, प्रदर्शनियाँ, खेल, इन द्वारा हम उनको सिखा सकते हैं ये चीज़ें। उनको छोटे छोटे व्यायाम, जीवन रक्षक घोल जैसे ORS, कट जाना, जल जाना, कीड़े मकोड़े काटने से कोई जो भी फर्स्ट एड होता है ना वो सिखाएंगे, वातावरण को स्वच्छ रखना, ये कौशल सिखा सकते हैं। इनको अधिक प्रभावी बनाने के लिए बच्चों में छोटी छोटी प्रतियोगिता भी करवाएंगे, तो इससे क्या और बच्चों में उत्साह बढ़ेगा। इन सभी से जो बच्चे होते हैं वो स्कूल के बच्चे अपने आसपास के और अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बताएंगे, क्या जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको भी ये चीजें पता चलेगी, उनको भी फिर वो शामिल कर लेंगे, जिससे कि बच्चे से बच्चे की कार्यनीति बहुत कारगर साबित होती है। तो इसकी काफी यूजफुल है ये बच्चों में या हमारे समुदाय में संचार फैलाने के लिए। नेक्स्ट है महिला से महिला की कार्यनीति, या फिर इसे लड़की से लड़की की कार्यनीति भी कहा जाता है। बच्चों में सही मूल्य, इसकी विशेषताएं क्या है, बच्चों में सही मूल्य व अभिवृत्तियां विकसित करने में एक महिला या लड़की होती है ना उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनको समझाना आसान होता है। क्योंकि इनके लिए महिलाओं के लिए परिवार जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, ये परिवार व अपनों का कल्याण सर्वोपरि मानती हैं, क्योंकि इनमें पूरी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है परिवार की। कई महिलाओं में नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हम अन्य स्त्रियों व लड़कियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। महिलाएं व लड़कियां मुख्य रूप से अधिक महत्वपूर्ण व्यवहार दर्शाते हैं, इसलिए इनके द्वारा जो सूचना होती है ना वो पड़ोसियों, दोस्तों व रिश्तेदारों आदि में आदान प्रदान की जा सकती है, जल्दी फैलती है। अब इसके चरण या स्वरूप क्या है कार्यनीति के, सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम नेतृत्व करने वाली महिलाएं लड़कियों को ढूंढेंगे, उनका पता करेंगे। फिर हमें जो संदेश फैलाना है उसका निर्णय लेंगे, हम क्या संदेश देंगे और उस संदेश को संप्रेषित करने के तरीके चुनेंगे, कैसे बताएंगे। फिर हम मौखिक रूप से महिला से महिला, लड़की से लड़की के द्वारा संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए लड़की या महिला को प्रोत्साहित करेंगे। इसके बाद हम सब जानकारियां देंगे और जो जरूरत है उन सबको देंगे और वो महिलाएं फिर सबको जानकारियां देंगी। तो इससे हमारी महिला से महिला या लड़की से लड़की की कार्यनीति है ना वो फैलेगी, सूचना फैलेगी, हमारे समुदाय तक जल्दी फैलेगी। तो ये भी एक कारगर संचार का माध्यम हो गया। तो यहाँ पे ये सारे प्रश्न हो गए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक या दो कुछ थोड़े बहुत प्रश्न बच रहे हैं
वो मैं देखूंगी, और जो 5 नंबर वाले 2 नंबर वाले हैं वो मैं लास्ट में करवाऊंगी। तो फिर मैं कल इवनिंग से सॉल्ट पेपर जो है ना वो डालने शुरू कर दूंगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि सॉल्ट पेपर अभी तक नहीं डाले हैं, मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी, वो मैं अभी तैयार कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।